चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हमें नया चैप्टर करना है। चैप्टर का नाम है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है, चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। लगभग 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, 1 घंटे की और 2 घंटे की एक क्लास। तो अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 घंटा के 2, मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। जैसे इतना टाइम हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर के अंदर लगाया था, उससे कम ही टाइम इस पे लगेगा। चैप्टर का नाम है वॉइड एंड वॉइडेबल। और देखो, एक पेज ये रहा, 2 पेज, तीसरे पेज पे खत्म। तीसरे पेज लगभग खत्म हो जाएगा, 3 पेज का ये बस। और ये पता है जल्दी क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको ये बातें पहले ही बता चुका। इधर देखो, क्या मैंने आपको ये पहले नहीं बताया था? An agreement become a contract when it fulfill all essential element of valid contract। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जब वो सारे एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर एक एसेंशियल एलिमेंट भी मिस कर जाता है या एक से ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट भी मिस कर जाता है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है, इल्लीगल बन जाता है या फिर अनइनफोर्सेबल बन जाता है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल गए हो। सारे एसेंशियल एलिमेंट दोस्तों फुलफिल किए गए हो। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाता है, जैसे कि फ्री कंसेंट मिस हो गया तो वॉइडेबल बन जाएगा, और कोई मिस हो गया तो वॉइड बन जाएगा, है ना। लीगलिटी ऑब्जेक्ट मिस हो गया तो फिर वो इलीगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जब मिस हो जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट अगर मिस कर गया, वो जो मैंने पढ़ाए थे आपको 9 एसेंशियल एलिमेंट, उसमें से एक भी मिस हो गया तो फिर वो वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल या फिर अनइनफोर्सेबल बन जाएगा। ये हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एक बार जल्दी से उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में तो जाने वाला नहीं हूं इस वाले लेक्चर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका इसको पहले। आइए मुझे बताओ सर, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड होता है उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। एक मैंने आपको यहां में यह भी बताया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग बट वॉइड आफ्टर दैट। एक एग्रीमेंट जो कि शुरू में तो वैलिड रहता है, बाद में दोस्तों ये क्या बन जाता है? वॉइड। उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद आ रही है बातें सारी? प्रीवियस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था। वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या मतलब होता है? जो शुरू से ही वॉइड हो। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इनफोर्सेबल नहीं होता उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। अ वॉइड एग्रीमेंट हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। एक बार अगर आपने कोई वॉइड एग्रीमेंट बनाया तो आप फिर कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर पार्टी पर, जिन पार्टी ने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने और आपने मिलकर वॉइड एग्रीमेंट बना लिया। हम दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि यार हम ना वॉर गुड का बिजनेस करेंगे। हम दोनों में एक एग्रीमेंट बना, हम वॉर गुड्स का बिजनेस करेंगे। और आपने कहा कि ठीक है, मैं वॉर गुड्स खरीदने वाला हूं और आप बेचने वाले हो। मान लो आपने मुझे वॉर गुड्स डिलीवर कर दिए पर मैं पैसे देने से मना कर रहा हूं, तो क्या अब आप कोर्ट चले जाओगे, जज साहब से बोलोगे जज साहब मैंने इसको इक्विटी दे दी, अभी पैसे नहीं दे रहा, बताओ देखो सर, ये साहब ये पैसे दिलवाओ सर मेरे। मैंने कहा मजा ही नहीं है सर, पैसे चाहिए मुझे मेरे। हाँ जैसे पैसे दिलवाओ मेरे को, तो मैं तो कुछ हिस्सा आपको भी दूंगा। जज साहब पहले तुझे पकड़ेंगे बेटा, है ना, जज साहब पहले तुम्हें ही पकड़ेंगे, आपको ही पकड़ लेंगे। यार आजा बेटा, आजा आजा। जेल में थोड़ा कम पड़ रहा है हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मान लो मैंने आपको पैसे दे दिए पर आप मुझे अब AK-47 डिलीवर नहीं कर रहे। अब मैं जज साहब के पास जा रहा हूँ, जज साहब वो ना पैसे दे दिए थे मैंने, AK-47 कर दी थी मुझे, वो दे नहीं रहा मुझे पैसे। तो ऐसे केस के अंदर जब कोई आप वॉइड एग्रीमेंट बनाते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट के केस के अंदर
आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कर सकते। अगर एक पार्टी ने आपका वो ऑफर, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट पूरा नहीं करा तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, इसलिए मतलब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड होता है उसको वॉइड अब इनिशियो कहते हैं, और जिसके अंदर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अगला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज चीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। क्या लिख दिया भाई उसने, राइटर ने हमारे, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लव, लव लव, पता नहीं इतना प्यार कहां आ रहा है उसे, आज वो गया, बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ये लाइन आपको अभी समझ में नहीं आएगी। ये वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो शुरू से ही वॉइड होता है, बट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है इन बिगिनिंग, बट सब्सिक्वेंटली वो वॉइड हो जाता है और इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, लव नहीं आएगा भाई, ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ आएगा, लॉ, लव नहीं है, लव 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 नहीं है, लॉ है, ठीक है यार भाई। void कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। void कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वो होते हैं जो शुरू में तो वैलिड होते हैं, शुरू में तो वो वैलिड रहते हैं, बस किसी कारण की वजह से वो void बन जाते हैं और उनके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है। तो सीरियस वर्ड का मतलब जो होता है वो स्टॉप होता है। आ जाइए अगला, ये मैं आपको पढ़ा चुका यार। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो आपके सारे एसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 10 में लिखे गए हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो वैलिड एग्रीमेंट माने जाएंगे। इसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बताओ सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था यहां पर क्या होता है, जहां पर ऐसा एग्रीमेंट जहां पर प्री कंसेंट नहीं होता। प्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपसे फ्रॉड करा गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक की वजह से आपसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपसे कोरिशन की वजह से, मतलब धमकी देकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है। मान लो आपने मुझे धमकी दी है कि भैया ये ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे, तो मैंने डर के हमारे कर दिया। अब मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाई थी, वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो इंपॉर्टेंट बात थी कि जिस पार्टी को धमकी दी गई उस पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो केस कर दे और इस कॉन्ट्रैक्ट को बना दे वॉइडेबल, या तो वो केस ना करे, डरे रहे। तो अगर उसने केस कर दिया, अगर उसने केस कर दिया तो ऐसे केस के अंदर ये एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा, और अगर उसने केस नहीं करा तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बताओ सर, वन पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो आगे केस कर सकता है और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं रहता। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, मतलब अगर तीन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और दो पार्टी को धमकी दी गई तो वन और मोर पार्टी हो गया ना दोस्त। तीन पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक पार्टी दो पार्टी को धमकी दे रहा है, तो दो पार्टी के पास ऑप्शन आ जाएगा ना केस करने का। तो वन और मोर पार्टी के पास ऑप्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं अगर वो केस कर देता है। तो अगर वो केस नहीं करता तो दुनिया को नहीं पता दोस्तों कि किसी कोने पे धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है, बताना पड़ता है उसके लिए। तो अगर बताओगे पुलिस वालों को तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नहीं बताओगे तो दुनिया को नहीं पता, वो वैलिड ही है फिर। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देनी है आपको। अब ए ने प्रॉमिस करा टू सेल हिज फार्म टू 50 लाख रुपीज। ए ने प्रॉमिस करा कि मैं अपना फार्म 50 लाख में बेचूंगा। बी वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस बट ए फोर्स टू एंड टू साइन द एग्रीमेंट हेयर द कंसेंट ऑफ बी वॉज ऑब्टेन बाय द कोरिशियन। ए ने कहा कि मैं अपना फार्म, ए प्रॉमिस कर रहा है सेल हिज फार्म टू बी, अपना फार्म 50 लाख का बी को बेचेगा। बी कह रहा भाई मैंने को नहीं खरीदना 50 लाख रुपए का, वो कह रहा तू ही खरीदेगा, 50 लाख दे और इसको पकड़। कह रहा भाई मैं नहीं खरीदना चाहता, बी मना कर रहा है उससे। बी वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस बट ए ने फोर्स करा और उससे साइन करवा लिया एग्रीमेंट में, कहा कि तू ही खरीदेगा ये 50 लाख रुपए का फार्म, मैं तो तेरे को ही बेचूंगा।
5 लाख का माम उसको 50 लाख बेच रहा हो, धमकी देकर उससे साइन करवा दिया। बी ने मजबूरी में आकर डर के मारे, उसका कंसेंट फ्री नहीं था, उसकी सहमति नहीं थी, वो अपनी इच्छा से अपनी सहमति नहीं दे पाया, उसने साइन कर दिए। तो अब बी के पास क्या है, ऑप्शन है कि वो ए के ऊपर केस कर देगा। अगर उसने ए के ऊपर केस कर दिया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना साइन, जिसमें बी ने साइन करा है, वो वॉइडेबल बन जाएगा, कोई वैलिड नहीं है, बेकार कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर उसने केस नहीं करा तो फिर वो वैलिड बन जाएगा। तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी के पास ऑप्शन आ जाता है वो केस करने का। राइट दोस्तों। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में जिनके पास इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, है ना। आपने चेक जमा कराया पर आपने साइन नहीं करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना ढंग से। चेक डिपॉजिट करा तो पैसे निकालने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई पैसे चेक लो और पैसे दो मुझे बैंक से, आपके साइन मैच नहीं हुए, तो वो कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से इनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है दोस्तों। और जैसे ही वो टेक्निकल डिफेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब रिमूव कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, तो फिर वापसी इनफोर्सिबिलिटी आ जाती है। बहुत बढ़िया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा मने करे गए हो, ड्रग्स का बिजनेस करना, वॉर गुड्स का बिजनेस करना, किसी को मारने का बिजनेस करना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा पहले से ही मना करे हैं कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं बनाना है। अगर आप वो बनाते हो तो फिर आप इलीगल काम कर रहे हो, इलीगल काम आप कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इमोर्टल, ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट दैट इमोर्टल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी पब्लिक को ठोस पहुंचाए किसी भी वजह से, मेंटली फिजिकली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा मना करा जाता है। और अगर वह वो करते हो तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सुनिए आप ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है, आपको मैंने पहले चैप्टर में एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था, याद आ रहा आपको? आपको मैंने पहले चैप्टर में एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था, और उस पहले चैप्टर के अंदर मैंने एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था जिसमें लिखा था एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा पहले से ही बता रखे ये वॉइड है, आप ऐसे एग्रीमेंट मत करना। याद आ रहा है वो? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, पहले से ही मना करे गए हैं कि आप ऐसे एग्रीमेंट मत करना। तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जिनको पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली, हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा मना कर दिए गए हैं कि भैया ये वाले कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ये वाले एग्रीमेंट मत करिएगा आप, ये इनफोर्सिबल नहीं है। आपने अगर ये एग्रीमेंट कर लिए तो आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस खत्म कर देंगे, मतलब आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते उस पर्सन के द्वारा अगर उसने कुछ डिफॉल्ट कर दिया या आपके एग्रीमेंट को पूरा नहीं करा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पहले से ही बता दिया। जेल नहीं जाओगे, ना 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 ना, जेल नहीं जाओगे, जेल वाली बात नहीं है, इलीगल नहीं है, वॉइड है, वॉइड। इलीगल होते तो जेल जाते, वॉइड है, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है कि हाँ लॉ द्वारा मना है, अगर आप कर रहे हो तो कर लो भैया, उसमें कुछ नहीं कह सकते, पर हमसे मत, हमारे पास मत आ जाना। लॉ कह रहा हमारे पास मत आ जाना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इनफोर्सिबिलिटी नहीं है इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बाकी आपकी मर्जी है, करो मरो जियो, है ना। हमारे पास मत आना, कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो हम उस पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉइड बोल दिया हमने। ठीक है जी, सब में आ गया, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने मना कर रखा है कि भाई ये वाले एग्रीमेंट मत करना, ये वॉइड है, हम इसको वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, इनके अलावा जो मर्जी कर लेना वो वैलिड होगा, पर ये वाले मत करना। आइए कौन कौन से वो एग्रीमेंट है उनको पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहला एग्रीमेंट, अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, याद आ रहा है वो अंकल मेरी साइकिल ले लो, नई नई है और मुझे इसके 2000 रुपए दे दो। अंकल ने साइकिल ले ली, अंकल ने साइकिल ले ली, 2000 रुपए की पिज्जा पार्टी, और उसके बाद अंकल से साइकिल मांगने जा रहा है भाई लड़का,
तो किसी भी, अब अंकल भाई परेशान, अंकल कह रहे भैया साइकिल नहीं है, अंकल ने कोर्ट में केस करने चले गए कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, साइकिल खरीदी, इस लड़के ने साइकिल दी अपनी, मैंने उसको खरीदी इससे। तो अंकल के ही 2-3 तमाचे आ जाएंगे, खैचम खैच। अंकल से कहेंगे अंकल चले जाओ, हमने तो पहले कह दिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ऐसे एग्रीमेंट जो किसी माइनर के साथ करे गए हो या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन करे गए हो, ऐसे एग्रीमेंट दोस्तों क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है, मत करना। अगर आपने करा तो कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस में नहीं आ सकते आप कोई डिफॉल्ट होता है, कुछ एग्रीमेंट पूरा नहीं होता, तो फिर आप खुद भुगतो उसका समाधान खुद निकालो, लॉ के पास मत आना, हमारी तरफ से मत आना। तो ऐसे एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किए गए हैं दोस्तों, माइनर के साथ सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। और कोई भी अनसाउंड माइंड, भाई वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा, अनसाउंड है ना, वो अपने डिसीजन नहीं ले पा सकता है। अनसाउंड माइंड वो पर्सन होता है जो अपने डिसीजन खुद ना ले पाए। उससे अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आओ चलो बिजनेस करते हैं 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का, तो कैसे चलेगा बताओ। तो ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा मना है वो कौन सा है, पहला आपके पास निकल कर आता है, उभर कर आता है, उभर कर। ये कैसा वर्ड है, उभर कर। एग्रीमेंट बाय अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उभर कर आता है भैया। आ जाइए, ये देखिए सर, एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एग्रीमेंट बाय विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। भाई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जैसे कि वो लीगल इलीगल वाली बात आ गई, आपने कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट करा, आपका उद्देश्य क्या था, किसी को मारने का। आप कह रहे हो भाई सुपारी लेते हो आप कह दो भाई 5 लाख रुपए दे, जिसको मर्जी को मार दूंगा मैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये वॉइड है भाई, है ये इलीगल भी पर वॉइड तो है ही। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी ना, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। अच्छा, माइनर से करना एग्रीमेंट क्या इलीगल है? नहीं सर, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, सिखाया था मैंने आपको। तो अगर आपका कंसीडरेशन, जो आप कंसीडरेशन दोगे वो लॉफुल नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है। मान लो आपका कंसीडरेशन क्या है, मैंने कहा भाई AK-47 दे दिया मुझे और मेरे बदले में तुम 10 लाख रुपए ले लेना, आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिया, आपसे मैं, अब मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, AK-47 वॉर गुड्स, ड्रग्स। ये क्या है दोस्तों, ये एक अनलॉफुल कंसीडरेशन है। उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, एग्रीमेंट बना रहा हूं, वो भी एक अनलॉफुल है। ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड बोल दिए गए हैं। तो एग्रीमेंट बाय ऑफ विच द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट हो, उद्देश्य आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का, एग्रीमेंट करने का उद्देश्य क्या है, किसी को मारना, अनलॉफुल। और आप जो कर रहे हो एग्रीमेंट क्या है, लेन देन किसकी कर रहे हो, ड्रग्स की, तो वो क्या है, अनलॉफुल। तो अगर आपका कोई कंसीडरेशन और दोस्तों ऑब्जेक्ट अगर वो अनलॉफुल है, लॉ के अगेंस्ट है, तो वो भी वॉइड माने जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा वो भी वॉइड है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया, अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वॉइड होगा, अगर आप किसी अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वॉइड होगा, है ना। अनसाउंड माइंड याद भी करा दूंगा आपको मैं, ध्यान देना, अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वॉइड होगा। अगर आपका कंसीडरेशन अनलॉफुल है, अगर आपका कंसीडरेशन क्या है, अनलॉफुल, मतलब लॉ द्वारा वो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है वो आपका कंसीडरेशन, तो वो भी वॉइड होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट करने का उद्देश्य ऑब्जेक्ट, वो भी अनलॉफुल है, तो वो भी वॉइड होगा। तो ये 4 चीज करने से आपका क्या आएगा, वॉइड होगा। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक अगर आपसे एक चीज कहूं, अगर आपसे एक चीज कहूं तो यार ये सुनो तो सही, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है क्या? एसेंशियल एलिमेंट तो है। और क्या कहता है वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट अभी भी बताया मैंने, अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया तो वॉइड है। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया तो वो क्या है, वॉइड है। तो अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट मिस हो रहा है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी वाला, वॉइड है। अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी एक कैपेसिटी ऑफ पार्टी वाला एग्रीमेंट, एसेंशियल एलिमेंट मिस हो रहा है, वॉइड है। सिंपल सी बात है, ये तो डिक्लेयर क्या करा हुआ है, ये तो पहले से पता है हमें कुछ नई बातें बताओ, नई बातें। मान लो अगर आप कोई अनलॉफुल कंसीडरेशन करते हो, वो भी वॉइड है। एसेंशियल एलिमेंट मिस, एसेंशियल एलिमेंट कहता है लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए,
दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल करोगे तो एसेंशियल एलिमेंट मिस। मतलब ये चार बातें तो हमसे पहले से पता थी, इसमें एक बातें और जोड़ दूंगा, बताओ कौन सी? कंसीडरेशन ही नहीं है, मतलब आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें कंसीडरेशन नहीं है, वो भी वॉइड माना जाएगा। कंसीडरेशन होना कंपलसरी है, कंसीडरेशन होना कंपलसरी है। कंसीडरेशन नहीं है ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी तो कुछ दे रही है, बदले में दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, ये भी कंसीडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप एक बच्चा मेरे से आगे कहता है सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप मुझे लेक्चर दे दो, कुछ टाइम बाद मैं अपनी फीस पे कर दूंगा। मैंने उसको सारा पढ़ा दिया, अब मैं उससे कहता हूं भाई फीस रख, कौन कहां से बात कर रहे हो, नंबर कैसे मिला, कौन कैसे किया, कहां से बोल रहे हो, ऐसे कहने लगा। और भाई मैंने तो कंसीडरेशन दे दिया, मैंने अपनी तरफ से सर्विस दे दी, उसने मेरे को ऐसे दिया, उन्होंने मुझे फीस नहीं दी भैया, गुरु दक्षिणा दी नहीं। तो ऐसे केस के अंदर अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन ही नहीं है, अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन नहीं है दोस्तों, वो भी वॉइड माना जाएगा। वर्ड डिक्लेयर है, कंसीडरेशन होना जरूरी है भैया। हाँ, और कंसीडरेशन जो होगा वो लॉफुल में होना है। मान लो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हो, तो लॉफुल है, पढ़ाना कोई गलत तो ना है, और आप जो फीस दोगे वो गलत थोड़ी ना है, लॉफुल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस नहीं दे रहे, पर ये फिर क्या है, लॉफुल तो है, पढ़ाना लॉफुल है, फीस नहीं देना ये अनलॉफुल नहीं है, लॉफुल है। फीस नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, पर कंसीडरेशन नहीं है। अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन मिस है, कंसीडरेशन है ही नहीं, ये भी तो एसेंशियल एलिमेंट है, कंसीडरेशन ही नहीं है तो भैया वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया ना। एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाता है तो वो वॉइड हो जाता है, शुरू से इनफॉर्मेटिविटी खत्म। ये 5 हमने पहले से पढ़ा था, इसमें कोई नई बातें है नहीं। बताओ सर कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब अब तहलका मचाने का टाइम आ गया। देखो, लॉ की क्लास और मनी मन्ना मुस्कुराओ, तो फिर क्या फायदा? क्यों बैठे हैं हम लॉ की क्लास के अंदर जब हंसी ना आए? समझ रहे हो? बगल में बैठ के आपकी मम्मी भी ये कहनी चाहिए क्यों हंस रहा है, ऐसा क्या देख लिया फोन में, हैं? आओ अंजलि, अंजलि ये गई आज अंजलि, ये गई बेचारी लॉ की क्लास देखते टाइम भैया ईयरफोन का यूज करो भाई, नहीं तो भाई कभी पट से हेडशॉट आ सकता है मम्मी या पापा का, बड़े भाई या बड़ी बहन का भी पट से हेडशॉट। क्या पढ़ रहा है ये? देखिए, माहौल बनाने का पर्पज आपके और मेरे बीच में होना चाहिए ना। आपको पता है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आपको बोर नहीं हो रहे, पर पट से हेडशॉट वाले में के लिए बचिए, कभी भी पट से हेडशॉट आ जाए उसके लिए एयरफोन का इस्तेमाल करिए। अंजलि, अंजलि आज मान लो कितने साल की है, 20 साल की है, चलो अंजलि 20 साल की। और दोस्तों इसी उम्र में सच्चा प्यार होता है, अंजलि को सच्चा प्यार हुआ किससे? लेट सपोज राहुल से सच्चा प्यार तो इसी उम्र में होता है। अंजलि कहने लगी राहुल से कि राहुल अगर तुम मेरे को नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे बाबू ने खाना खाया या मेरे बाबू सो गया बिना मेरे को आई लव यू बोले, तो ये वाली बातें इस टाइम पे चली करती है। 20 साल की उम्र है बेचारा, और ये हो जाता है। राहुल बेचारा कह रहा है यार मैं कहां फंस गया। अंजलि 21 की हुई, अंजलि 21 की हुई, राहुल 1 साल बड़ा है इससे, राहुल 22 का हो गया। अंजलि अभी भी सच्चा प्यार कर रही है राहुल से। 1 साल बाद तो चेंज हो जाता है मामला, अंजलि नहीं चेंज कर रही, अंजलि कह रही है मैं तो सच्चा प्यार है। अंजलि 22 की हो गई,
23 की हो गई, 24 की हो गई, 25 की होगी। अंजलि कहते हैं बस उम्र बढ़ते हुए जा रही है, क्या करेंगे इतना, चलो शादी कर लेते। तो इसने राहुल से बोला कि राहुल मुझे तुमसे शादी करनी है। राहुल कह रहा है मैं भी रेडी हूं शादी करने के लिए। अब दोनों ही बालिग है, नाबालिग नहीं है। 25 साल की उम्र बालिग होती है, 18 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है, 21 साल में लड़कों की शादी हो जाती है। मतलब 21 साल और 18 साल। ये बताए ये डिफरेंस क्यों, आपको पता है ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है ये आपको पता है? कि लड़कियों की शादी 18 साल में हो जाती है और लड़कों के लिए 21 साल रखी गई है मिनिमम एज शादी की, 18 साल नहीं है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? वो कह रहा है लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती है लड़कों से पहले। इसको मैच्योरिटी देखो मैं बताता हूं। मान लो ये लड़का है तो 18 साल में, जब ये लड़का 18 साल का होगा ना, तब इसका दिमाग होता है पैर के नीचे। तब इसका दिमाग पैर के नीचे होता है। जिस पैर के नीचे ये पैर रखा है उसके नीचे होता है दिमाग। जब लड़का 18 साल का हो जाता है तब ये करता है लड़कीबाजी। तब ये लड़कीबाजी करती है। और जब लड़की 17 साल की होती है ना, 17 साल की, तो लड़की से जब 17 साल की होती है तो पहले अपनी भविष्य सुन लेती है, भाई लड़का तो मैं वही सेलेक्ट करूंगी, दूल्हा तो मेरा वही होगा जो सरकारी नौकरी वाला हो, नहीं तो फिर अच्छे पैसे कमाता हो। प्रैक्टिकल हो जाती है लड़कियां ना, चीजों को लेकर प्रैक्टिकल हो जाती है, फ्यूचर अपना प्रैक्टिकली सोचने लगती है कि यार देखो प्यार एक जगह है पर क्या करूंगी, प्यार तो ना खाऊंगी शादी के बाद, प्रैक्टिकल क्या कमाता है तो लड़कियां प्यार। और लड़के होते हैं बेवकूफ, ये अंधा प्यार कर रहे बैठे हैं, इतना प्यार कर लेते हैं, मतलब क्या बताए। लड़कियां छोड़ देती है, कुछ ज्यादा प्यार कर देते, लड़कियां भाग जाती है, कह रहा है तेरी ऐसी की तैसी, साले तू प्यार कर रहा है मेरे से, प्यार ही करता रहेगा तू, पैसे कब कमाएगा, क्या खाएंगे, प्यार खाएंगे शादी के बाद। तो लड़कियां होती है प्रैक्टिकल, तो 17 साल की उम्र से वो प्रैक्टिकल सोचने लग जाती है चीजों को। तो लड़का मान ही नहीं रहा भाई, वो सच्चा प्यार कर रहा है। तो अब पहले इनका दिमाग यहाँ होता है, फिर 19 साल की उम्र में आता है तो दिमाग थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर 20 साल की उम्र थोड़ा सा दिमाग घुटनों में आता है, तो दिमाग 20 साल की उम्र में घुटनों में पहुंच जाता है लड़कों के। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो 21 साल के होता है, तब जाकर उनके दिमाग में बोलता है अच्छा अंजलि तो धोखा दे रही है। अब समझ में आया, 4 साल को समझ नहीं आया, 21 साल की उम्र में समझ में आया कि अंजलि धोखा दे रही है, भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। अंजलि यहां पर लॉयल है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, वैसे ऐसे कर रहा हूं। ये दोनों बालिग है। अब अंजलि को गुस्सा आ गया, कह रहा भैया अब बहुत हो गया ड्रामा, अब शादी करनी है। तो अंजलि पहुंच गई कहां पर? अंजलि पहुंच गई अपने पापा के पास। हालांकि पापा से बात करना मतलब एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, पर अंजलि डरती किसी से। अंजलि सीधा पहुंची पापा के पास, कहते बाबा शादी करनी है। पापा खुश, कह रहे बेटा हाँ हाँ उम्र ही शादी करने की है, हम बोलने ही वाले थे तुझे, इतने में तूने बोल दिया, हमने लड़का भी देख रहा है। बाबा लव मैरिज, मी राहुल। पापा लव मैरिज। अब पापा ने अंजलि, चल पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, पापा थोड़ा मॉडर्न जमाने के। हालांकि आज के टाइम के पापा तो भर देते हैं इतने में, जैसी बोलते ना लपट करके देते हैं चले जाते वापसी। पर उसके पापा थोड़ा मॉडर्न है। इस पापा ने कहा अच्छा, पापा ने कहा कौन है? इन्हें कहा राहुल। अंजलि, इन्हें कहा राहुल। अब अंजलि ने राहुल को फोन करा कि राहुल कहाँ हो? वो कह रहा घर। फिर घर आ जाओ जल्दी, घर आ जाओ। कह रहा कहाँ आ जाओ घर? कह रहा बस घर आ जाओ। ये भगा भगा घर आया। अब पापा ने राहुल को देखा, अंजलि के पापा ने राहुल को देखा। अब राहुल से पूछते बेटा क्या करते हो आप? कह रहा अंकल टाइम पास। अंकल मैं संडास में फोन लेके जाता हूं और पता नहीं चलता 2 घंटे कब बीत गए। फिर बाद में पता लगता है कि अरे मैं तो कुछ और करना आया था। अरे यार, पापा कह रहे अच्छा। तो वापसी बाहर जाता है फोन रखने, तो वापसी जाता है संडास में। अच्छा तो फिर उसके बाद क्या करते हो? अंकल उसके बाद क्या, फोन पकड़ो
दोस्त से नेटफ्लिक्स मांगो और पूरे टाइम मूवी देखते रहो। तो इसके बाबा कहने लगे अच्छा, मतलब कुछ रहने के लिए, मतलब अपने खर्चे के लिए वो क्या करते हो आप, उसके लिए क्या करते हो? ये तो चलो ठीक है, एक एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया। इसके बाबा कहने लगे राहुल से, राहुल राहुल कह रहा अच्छा रहने के लिए अंकल कुछ भी नहीं है अंकल, जिस दोस्त के पास पैसे होते हैं वहां जाता हूँ। पैसे वाले दोस्त के पास, कहता है यार बीड़ी पिला दे, वो बीड़ी पिलाता है। थोड़ा चकना वकना हो जाता है, चुपचाप घर आके फिर दोबारा फोन उठाता हूँ। इस बार अमेजोन प्राइम में देखता हूँ मूवी। अब इसके पापा उठे गुस्से, अंजलि की बात करे, अंजलि क्या लड़का रखा है तुमने? अंजलि कह रही मैं नहीं जानती कुछ भी, मुझे तो शादी करनी है। अंजलि मान ही नहीं रही। अंजलि कह रही हम तो नहीं मान रहे। अंजलि टैलेंट देख रहे हो आप उसको, टाइम पास कर सकते, एक टाइम पास करने का एक टैलेंट होता है, वो राहुल से सीखो आप। अब इसके पापा कह रहे बेटा मान जा, मत करो ऐसा, ये अनर्थ मत करो, अनर्थ अनर्थ मत करो। अंजलि मानने को रेडी नहीं है। अंजलि कह रही है नहीं जी नहीं, मुझे तो राहुल चाहिए, राहुल और राहुल के अलावा कुछ नहीं। तो अब पापा ने कहा बेटा ऐसा करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट ही भूल गया, पढ़ा क्या रहा था मैं। अबे यार क्या यार तुम भी, रुक जाओ, कॉन्सेप्ट तो ध्यान दे, क्या कर रहा था। हाँ, अब अंजलि मानने को रेडी नहीं है। आ गया वापसी आ गया, मेरे ध्यान में मैं क्या पढ़ा रहा था। अब अंजलि मानने को रेडी नहीं है, तो अब इसके पापा ने राहुल को फोन करा, यार राहुल सुनो। मैंने कहा अंकल बताओ। कह रहा मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अंकल दहेज पहले दे रहे हो आप? अंकल दहेज पहले दे रहे हो? नहीं अंकल दहेज नहीं चाहिए। कह रहा बेटा ढंग से सुन ले, 10 लाख रुपए ले और मेरी लड़की का पीछा छोड़ दे, उसको मना कर दे कि मुझे उससे शादी नहीं कर रही। राहुल एक बार अंजलि की फोटो देखे और साइड में पड़े हुए 10 लाख रुपए देखे। कह रहा 4 साल से एक ही शक्ल देख रहा हूं फोन में, लेट्स चेंज। देखो चेंज करने का वक्त आ गया है। 10 लाख में हाथ मारा और अंजलि को कहा तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये वो करके अंजलि को मना कर दिया। अब अंजलि पापा से कह रहे मैंने तो कुछ भी नहीं करा, उसने धोखा दे दिया तुझे। तो अब राहुल ने 10 लाख रुपए लिए, अंजलि को करा टाटा बाय बाय। मैंने कहा कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो 18 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है, पर एक्सेप्ट अंजलि वो नहीं थी। तो यहां पर क्या हुआ कि अंजलि के पापा और राहुल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट में यह कहा गया कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम इससे शादी मत करो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाएंगे। आप किसी पार्टी से कोई मेजर के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए मना कर रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो कि तू शादी मत कर, मैं तुझे पैसे दूंगा, वो मेजर है। देखो माइनर हो तो बात अलग है। अंजलि 17 साल की होती, कहती बाबा मुझे राहुल चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, अंजलि को काट देते उसके बाबा। समझ रहे हो फर्क है, वो मैच्योर हो चुकी है। गर्दन अलग कर देते, टांग अलग, सबको अलग कर देते इसके, पर वो मैच्योर हो चुकी है, 18 साल से ऊपर हो चुकी है, मैच्योर है, मेजर है। तो अगर कोई पर्सन किसी मेजर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट बना रहा है, और एग्रीमेंट किस चीज का बना रहा है? एग्रीमेंट बना रहा है कि भाई तू इससे शादी मत कर, मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो किसी मेजर की शादी को ना करने के लिए, किसी मेजर से मना कर रहा है कि तू उससे शादी मत कर, मैं तेरे को कंसिडरेशन दे रहा हूं, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है। राहुल तेज निकला, राहुल ने मेरी क्लास पढ़ी थी, राहुल समझ गया था कि यहां पर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड होते हैं, राहुल समझ चुका था, उसने मेरी क्लास देखी थी। अब राहुल ने 10 लाख पकड़े, अंजलि को भगा के ले गया। अब इसके पापा कोर्ट में चक्कर लगा रहे कि ऐसा ऐसा हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भाई, ऐसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक कहते हैं ये 10 लाख रुपए मैं दूंगा और तू उससे शादी नहीं करेगा, इसके पापा ये कहने लगे कोर्ट में। तो जज साहब ने कहा
भाई साहब आप ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, कुछ ऐसे एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है, आप उसके उसमें लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होती, कुछ एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं। तो आइए जरा देखिए, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, शादी को रोकना, किसकी? मेजर की, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। किसी मेजर की शादी को रोकने के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हो, उस पर कुछ कंसिडरेशन देते हो, तो वो वॉइड माना जाएगा। जैसे कि दिस डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर, माइनर पे अप्लाई नहीं होता। मैंने कहा ना, अगर अंजलि 17 साल की होती, पापा काट के फेंक देते इसकी, बहुत खतरनाक है इसके पापा। अब क्योंकि वो मेजर थी, कुछ कह नहीं सकते थे। बट इफ एन अडल्ट एग्रीड, अगर कोई अडल्ट है, मेजर है, वो एग्री होता है, जैसे कि राहुल एग्री हुआ कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी लड़की से शादी नहीं करूंगा, नोट टू मैरी, सच एन एग्रीमेंट इज स्पेशली ऐसे डिक्लेयर टू बी वॉइड। राहुल को पता था, पैसे लिए, अंजलि को लिया और फुर्र करके निकल लिया। समझ में आ गया? क्लियर है कौन सा? वो कह रहा है एग्जाम्पल के चक्कर में टॉपिक समझ नहीं। यहाँ पे टॉपिक क्या है? टॉपिक तो बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी मेजर के साथ कोई एग्रीमेंट बना रहे हो और उसको पैसे देकर ये बोल रहे हो कि तू उससे शादी मत कर, जैसे कि पुरानी मूवीज में होता थे, बाप क्या करता था, अपने बेटी के लवर को पैसे देता था, कितने पैसे लेगा तू मेरी बेटी को छोड़ने में, ये वाला जो केस है ये भैया दिस इज नॉट फेयर, ये वॉइड है। ऐसे एग्रीमेंट आप करना वॉइड है। ठीक है सर, समझ में आ गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए मान लो राहुल वो 10 लाख लेकर निकल चुका था बहुत दूर। राहुल ने कहा अंकल कह रहे थे कि आप क्या करते हो रहन सहन के लिए, मतलब फॉर लिविंग क्या करते हो? यही करता है वो, पहले लड़कियां पटाता है, फिर बाप से डीलिंग करता है और लड़की लेके फरार हो जाता है, फिर इससे बहुत पैसा आ जाता है और वो इसका एक बिजनेस है। अब राहुल ने 10 लाख रुपए लेकर चले गया, अंजलि को कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं लौट कर वापसी आऊंगा। अंजलि इस सोच में कि लौट कर आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो अंजलि कहता है मेरे राहुल आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे राहुल आएगा, ऐसे सोचते सोचते सोच में रह गई। अब राहुल 10 लाख रुपए को लेकर, 10 लाख लेकर राहुल ने कचौड़ी की दुकान खोली और राहुल अब कचौड़ी बेच रहा है, राहुल कचौड़ी वाला। इसकी कचौड़ी का नाम है राहुल कचौड़ी वाला। अब ये ऐसी जगह कचौड़ी बेच रहा था जहां पर पहले कचौड़ी वाला था। अब इसने नई नई खोली और ये कचौड़ी वाला पहले से था और इसका नाम काफी था, मतलब इसकी गुडविल काफी थी, इसकी गुडविल काफी थी, काफी ज्यादा गुडविल थी। राहुल कचौड़ी वाला इसने पैसे लगाए भाई 5 लाख रुपए, अपनी कचौड़ी की दुकान, बढ़िया सी शानदार सी कचौड़ी की दुकान खोली। पर जो भी पर्सन खाना खाने आते थे, कचौड़ी खाने आते थे, वो इस कचौड़ी वाले के पास आते थे। अब राहुल का बिजनेस चल नहीं रहा। राहुल कह रहा है क्या करूं यार, मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए, अब क्या करूं और पैसे कहां से लाऊंगा? तो फिर राहुल को याद आई अंजलि की, यानी हाँ अंजलि आ रहा हूं, अंजलि मैं आ रहा हूं। तो राहुल ने कहा चलो यार थोड़ा दिमाग लगाते। तो राहुल ने क्या करा, अपने कचौड़ी का प्राइस कम कर दिया, इसने भी अपने कचौड़ी का प्राइस कम कर दिया। भाई कंपटीशन के तहत दोनों का कचौड़ी का प्राइस कम हो गया। अभी भी लोग उसके पास जाए, इसके पास आए नहीं, इसके पास आ रहे दिन में 1-2 बार और उसके पास तो बहुत सारे पर्सन आ रहे, 100 कस्टमर एक दिन में आ रहे, इसमें 2 ही कस्टमर आ रहे। अब राहुल ने क्या करा, राहुल ने दिमाग कह रहा है बच्चे कुछ 5 लाख का कुछ तो करे। तो राहुल इसके पास गया, इस कचौड़ी वाले के पास, कचौड़ी वाले से कहता है कि भाई देख ऐसा है ना, तेरा बिजनेस चलेगा ना मेरा। वो कह रहा भाई मेरा तो चल रहा है, तेरा ही नहीं चल रहा। कह रहा भाई कितना ही कमा लेगा तू 20 रुपए की कचौड़ी बेचकर?
अरे कितने कमा लेगा, सुन, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा और 5 लाख लेकर तू ये देख, तू मेरे से दूर कहीं चले जा, मतलब तू मेरे से 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी कचौड़ी की दुकान खोल ले। मतलब यहां तो अपनी कचौड़ी की दुकान मत खोल, या कचौड़ी दुकान बंद कर दे, तू मेरे से एक लमसम अमाउंट ले ले, लमसम अमाउंट ले लो। 1 मिनट रुकना, ठीक है जी। अब इसने कहा कि भाई 5 लाख रुपए दूंगा तो अपनी कचौड़ी की दुकान बंद कर दे। बहुत पैसा दे दिया इसने, मतलब 5 नहीं 50 लाख दे दिया मान लो, चलो फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद 50 लाख है, इसने वापसी कांटेक्ट करा अंजलि के पापा को कि यार अंकल देखो ऐसी तो बात है नहीं, 10 लाख रुपए में आपका जमीन थोड़ा बेच दूंगा, है प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, 4 साल हो गए हमें एक साथ, 10 लाख रुपए जमीन थोड़ा बेचूंगा, अगर 40 और देते हो तो बेच दूंगा। 10 लाख में जमीन नहीं बेचता मैं, 40 लाख और दोगे तो बेच दूंगा। तो 40 लाख रुपए और ले लिए इसने कि बाबा से, इसको उसको दिए, कचौड़ी वाले ने अपनी दुकान बंद कर दी। अब राहुल ने कचौड़ी वाले को पैसे देकर कहा तू अपना बिजनेस मत कर, मतलब ये बिजनेस करने से रोक रहा है। इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट, राहुल ने और इस कचौड़ी वाले ने ऐसा एग्रीमेंट किया जिससे दूसरा कचौड़ी वाले को रोका जा रहा है उसको बिजनेस करने से। इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं इसको? रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। दोस्तों, अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को व्यापार करने से मना कर रही है और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है कि तू यहां पर बिजनेस मत कर जहां मेरा है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। मतलब लॉ द्वारा ये एग्रीमेंट वॉइड है भैया। राहुल ने इसके साथ जो एग्रीमेंट करा ना कि तू अपना बिजनेस बंद कर दे, ले 50 लाख रुपए लमसम अमाउंट लेके चले जाए यहां से, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। अब कचौड़ी वाले ने 50 लाख लेकर भी कचौड़ी की दुकान खोल ली ना दोबारा, तो राहुल कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड बोला। एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, क्या बोलते हैं इसको? एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ऐसा एग्रीमेंट जो आप कर रहे हो, किसी के व्यापार को रोक रहे हो। आपने एक एग्रीमेंट बनाया कि तू यहां बिजनेस मत कर जहां मेरा बिजनेस है, तू कहीं और जाके कर ले या मत ही कर, ले लमसम अमाउंट पकड़े, ये वॉइड एग्रीमेंट है। इसके लिए कोर्ट मत आना, करना है कर लो, को हमने कोई मना नहीं करा, हमने ये नहीं कहा ये इलीगल है, हमने इलीगल नहीं कह रहे इसको, हमने कहा तुम कर लो, पर अगर कुछ हुआ तो कोर्ट में मत आना, ये वॉइड है। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर है? बताओ जी। समझ में आ गया जी? चलिए, आज की क्लास को इतना ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म करा दूंगा ये चैप्टर, छोटा चैप्टर है पर हाँ नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। 3-4 बातें यहां पढ़नी है, इसमें 3-4 बातें पढ़नी है और बाकी पॉइंट नेक्स्ट क्लास में चैप्टर मतलब फिनिश ही हो जाएगा। लगभग वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर आएगा जो बहुत बड़ा है, उस चैप्टर का नाम है कंसीडरेशन। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो खत्म ही नहीं होगा, ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आज छोटी क्लास रखते हैं। अगर आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो वाला चैप्टर वॉइडेबल वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास छोटी क्लास है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास आप देख सकते हैं। आधे घंटा हुआ है अभी, नेक्स्ट क्लास आप आधे घंटे की और देख सकते हैं और खत्म कर सकते हैं अपना टॉपिक। ठीक है जी, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।